ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम दीदी चैनल में आप सभी का। और जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि घटना चक्र का अभी सीरीज कंटिन्यू है और जिसके तहत भारतीय इतिहास को कराया जा रहा है। और भारतीय इतिहास के तहत में मैं पहला पार्ट ली हूँ प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के ही तहत मैं अभी तक 9 लेक्चर को कंप्लीट करा चुकी हूँ और जिसके तहत मौर्य काल तक जो विषय वस्तु है उसको कंप्लीट करा दिया जा चुका है। आज का जो चैप्टर होगा वो मौर्योत्तर काल होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए साथियों चलते हैं मौर्योत्तर काल की तरफ आगामी एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि चाहे यूपीपीसीएस एग्जाम हो, बीपीएस या अन्य पीसीएस एग्जाम के साथ साथ वनडे एग्जाम वाले बच्चे को भी इस श्रृंखला से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी बात है, ये चैनल जरूर नया है परंतु इससे लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। तो जुड़िए इस चैनल से और मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिले। तो आज का चैप्टर क्या है? मौर्योत्तर काल है। तो आते हैं सीधे अपने विषय वस्तु पर। मौर्योत्तर काल मौर्य काल तक कंप्लीट कराया जा चुका है। आज हम मौर्योत्तर काल करेंगे और मौर्योत्तर काल का नोट्स न पढ़ते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि इसका वैसे ज्यादा इसका नोट्स नहीं है पर क्वेश्चन के अंतर्गत ही ये सारा नोट्स कवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था? स्ट्रेटो सेकंड ने किया था। स्ट्रेटो 1 न करके स्ट्रेटो सेकंड याद रखना। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक जो एम्परर था का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरशण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगाथोक्लिस के जो सिक्के हैं उस पे शंकरशण एवं वासुदेव दोनों क्या है? अंकित है साथियों। तो इसे आपका ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। अफगानिस्तान के ऐखानम से अगाथोक्लिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव मतलब कृष्ण और शंकरशण का चित्र क्या है? उकेरा गया है अथवा अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था, यानी कि कंटेम्पररी नहीं था, समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार बिल्कुल था, गौतम बुद्ध बिल्कुल थे, लेकिन मिलिंद नहीं था साथियों। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और ये क्या है? क्वेश्चन 4 है। और काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्रथम जो नमूना है काठियावाड़ के रुद्रदमन में मिलता है। काठियावाड़ के जो रुद्रदमन अभिलेख है साथियों, वहीं पर ये आपको नमूना देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इसी के साथ। रुद्रदमन 130 से 150 ईस्वी का जो जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है, ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। और इसको जरूर याद रखिए, कभी ना कभी पूछा जाएगा कि जो जूनागढ़ अभिलेख है वो किस लिपि में है? तो ये क्या है? ब्राह्मी लिपि में और भाषा तो संस्कृत है, ये तो आपको पता है। का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक क्या है? प्राचीन है। और इस अभिलेख में संस्कृत जो है वो काव्य शैली कविता के शैली में क्या है? प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जैसा कि आपको पता ही है जूनागढ़ अभिलेख में। तो बिना देर किए हुए ऑप्शन 1 पे हम टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। और गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदमन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञापनों की एक क्या है? प्रति है तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदमन की वंशावली
विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर क्या है, सुंदर प्रकाश डाला गया है। बिना बिगाड़ के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो आपको पता ही है, रुद्रदमन प्रथम ने कराया था। मतलब बिना बिगाड़ लिए हुए, किसी से बिना टैक्स लिए हुए क्या किया था कि ये जो इसकी जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसको जो बनाया गया था, तो इसको क्या कराया था, सुदर्शन झील को क्या कराया था, मरम्मत करवाया था साथियों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देखें। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदमन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बिगाड़ लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ये भी आप जरूर याद रखना। जो सुदर्शन झील बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक का भी इस झील से संबंध है, उसके भी जो राज्यपाल गवर्नर था उसने भी उसकी मरम्मत करवाई थी। रुद्रदमन ने तो करवाया ही था। स्कंदगुप्त का भी इस झील से संबंध है। तो 4 शासकों का आप नाम जरूर रखना, ये पूछा जाता है। कादरमत क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन सेकेंड रिपीट का चांस है, तो इसलिए आप क्या करना, इस टाइप के क्वेश्चन एक आध पूछ ही जाते हैं। तो कादरमत क्षत्रपों ने ये ताम्र कॉपर कॉइन्स क्या किया था, प्रचलित करवाया था। कादरमत वंशीय शासकों की मुद्राओं को 2 बड़े वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा जाता है जो सहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटिन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कादरमत शासक ने रजत एवं ताम्र दोनों धातुओं की मुद्राएं चलाई थी। प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर ताम्र होगा, क्योंकि कादरमत वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलवाई थी। नेक्स्ट मैच करना है, इसको देख लेते हैं। तो डिमेट्रियस, रुद्रदमन, गंडोफर्निस और भीम कडफिसेस, क्या इनमें से इनका दिया हुआ था? तो डिमेट्रियस क्या था साथियों? तो डिमेट्रियस हिंद यूनानी शासक था। रुद्रदमन आपको पता ही है शक था। गंडोफर्निस क्या था? गंडोफर्निस भीम कडफिसेस कुषाण था। तो गंडोफर्निस पहलव हो जाएगा साथियों, हो सकता है ये इसे जरूर याद रखना। डिमेट्रियस सबको पता है, हिंद यूनानी है। रुद्रदमन क्या है, शक था। गंडोफर्निस तो पहलव था और भीम कडफिसेस कुषाण शासक था साथियों। तो इसके तहत आपका ऑप्शन सी जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, किसने किया था? आंसर आ जाइए, आंसर इंडो कुषाणों और क्या दिया है, शको प्रतिहारों ने। तो किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था, क्योंकि क्वेश्चन आपको पकड़ना होगा क्या है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में पूछा गया है। तो यहाँ पर किसने सबसे ज्यादा किया था? तो यहाँ पर किसने किया था? कुषाणों ने किया था साथियों। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट जा रहा है। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी कि हिंद एवं राजाओं ने कराया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने के श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने चलाया था। रेगुलर बेस्ट पे किसने कॉइन्स को जारी किया था, सोने के सिक्के को साथियों? तो ये कुषाणों ने। और सर्वप्रथम अगर पूछेगा तो आपको इंडो ग्रीक शासकों का याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस बात को बहुत बढ़िया से याद रखना। नेक्स्ट, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुध जो है कनिष्क के सिक्के पर हुआ है साथियों, नो डाउट। कुषाण शासक कनिष्क आप जानते हैं महायान शाखा से संबंधित था और कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन मिलता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भीम कडफिसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुजुल कडफिसेस और भीम कडफिसेस में आप कंफ्यूज कर जाते हो, तो कुजुल नहीं भीम कडफिसेस होगा यहाँ पर। ठीक है, कुषाण शासकों में भीम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। और कैसे याद रखोगे? जैसे भीम मतलब किरण, मतलब
सोने के सिक्के से ही तो एक किरण, एक आभास, एक मतलब चमक निकलेगा, तो उससे पकड़ लेना क्या, बीम कट फिशेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो ये बीम कट फिशेस ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो कुषाण वंशीय शासक था, और आपको पता ही है कुषाण वंश सबसे पहले तो इंडो ग्रीक शासकों ने इसे जारी किया था, परंतु नियमित रूप से जब पूछा जा रहा है साथियों, तो इसे बीम कट फिशेस ने क्या किया था? कुषाण वंशीय शासक था, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, और ने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कट फिशेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। ठीक है, कुजुल माने कॉपर, कुजुल कैसे कॉपर, सी से कॉपर, मतलब हिंदी वाला पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इसको डिकोड करके। तो कुजुल कट फिशेस ने क्या किया था? तांबे के सिक्के प्रचलित करवाए थे। बीम कट फिशेस सोने, कुजुल कट फिशेस की क्या, तांबे के सिक्के जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था? तो बीम कट फिशेस ने बहुत मतलब ड्रेस्टिकली वेस्ट पर क्या कराया था? इसने सोने के सिक्के को जारी कराया था। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक बीम कट फिशेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त था, और कुजुल कट फिशेस को तांबे का सिक्का। सर्वप्रथम सोने का सिक्के किसने जारी कराया था? इंडो ग्रीक शासकों ने, और जब रेगुलर बेस्ट पे पूछा जाएगा तो कुषाण शासकों ने साथियों याद रखना, और उसमें से भी अगर नाम दे देगा कौन, तो बीम कट फिशेस सोने के सिक्के से संबंधित है। योधय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिक के क्या मिलता है? किसका मिलता है? कार्तिक के का। योधेयों का प्रमाण पुराण अष्टाध्यायी तथा बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है, और इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिक का अंकन मिलता है साथियों। कनिष्क के सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पूछा जाता है, परंतु इनकेस अगर रिपीट हो तो याद ही रखना। कनिष्क के सारनाथ जो बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है साथियों। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष यानी कि सारनाथ में क्या कर दिया गया था? स्थापित की गई थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये तो आपको 78 AD 78 AD याद ही रहेगा। ये तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी भी है। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए वर्ष 1913 तथा 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी, एनो डोमिनी के पक्ष में बनी। इसी समय से शक संवत प्रारंभ माना गया है, और ये भी पूछा जाएगा कि शक संवत कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 78 AD एनो डोमिनी यानी ईसा के बाद ईस्वी। आइए, शक संवत का प्रारंभ अभी अभी रिपीट हो गया, देखिए पूछ लिया गया और 2 बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं एक बार से। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था, और इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि में से अगर 135 में से 57 माइनस कर दिया जाता है तो 28 आ जाता है। आती है अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक भी माना है। ठीक है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है साथियों? अगर आपको 2 चीज याद रहेगा तो आप जरूर इसको निकाल लीजिएगा। तो 135 वर्ष का कैसे दोनों को ऐड कर दिया जाता है। 57 वर्ष मतलब 57 वाला और 78 वर्ष को करोगे तो यह आ जाता है। देखो, वर्तमान कैलेंडर 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत यानी प्रारंभ 57 ईसा पूर्व था, 78 घटा देने पर शक संवत क्या होता है? प्रारंभ माना जाता है। अर्थात 2019 विक्रम संवत में से 2019 में अगर आप 57 ऐड कर दोगे तो ये जो 2076 जाएगा तथा शक संवत
आपका कितना निकल जाएगा, 2019 में से 78 को क्या कर देना, माइनस कर दोगे तो 1941 है। अतः विक्रम संवत और शक संवत में कितना का अंतर आ जा रहा है, देखो 2076 में से 1941 घटाओगे तो 135 वर्ष ही आएगा। तो ये याद कर लेना, दोनों में 135 वर्ष का। लेकिन अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछ दे कि मान लेते हैं कि आज 2023 है, तो 2023 के अनुसार ये शक संपत्ति अगर इसकी काउंटिंग की जाए तो कितना होगा, तो शक संवत में तो आपको 78 माइनस करना है और विक्रम संवत में क्या कर देना है, 57 ऐड कर देना है। इसी बात को याद रखिएगा, जितना ईयर कुछ नहीं, मतलब विक्रम संवत में आपको 57 ऐड करना है और शक संवत अगर पूछेगा तो 78 माइनस करना है और इन दोनों के बीच में अगर अंतर पूछेगा तो 135 निकाल कर देख लेना, उतना ही आएगा। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो है, कैलेंडर का जो फर्स्ट चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप होगा, तो क्या 22 मार्च अथवा 21 मार्च होगा। ठीक है, मार्च महीने में पड़ता है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह माना जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र मतलब 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को हो जाता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ माना जाता है साथियों, तो 57 ईसा पूर्व। अभी मैं बताई हूँ, जब भी विक्रम संवत निकालना है तो वर्तमान जो अभी चल रहा है जैसे 2023, तो 2023 में क्या कर दोगे, 57 ऐड कर दोगे तब विक्रम संवत में आ जाएगा। अगर पूछेगा कि अभी वर्तमान में शक संवत के अनुसार क्या होगा, तो 78 क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, इस बार दोनों में कितना का, शक संवत में और विक्रम संवत में अंतर अगर निकालने को पूछेगा तो 135, यही, इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत तथा मालो, ये जरूर याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत मिलता है तथा मालो संवत मिलता है। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्ष का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 470 इसमें माइनस करोगे तो 57 ईसा पूर्व निर्धारित हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, देखो पूछ लिया गया है 2009 में, तो आपको क्या करना है कि 2000 जब भी शक पूछेगा तो उसमें क्या 58 माइनस कर देना है तो 1931 होगा। देखो पूछा ही गया है, तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। बस सिर्फ याद रखना है कि शक पूछेगा तो जो वर्तमान पूछा जा रहा है उसमें से माइनस कर देना और कुछ नहीं करना है। अब विक्रम पूछेगा तो ऐड कर देना है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करो और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करिए। क्या अश्वघोष था, बिल्कुल ही था। वसुमित्र भी था, आप याद कीजिए। कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी तो उसका जो अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था, बिल्कुल दोनों हो गया। कालिदास था, नहीं ये तो गुप्त काल में आ जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंधित होंगे ये कंबन बिल्कुल नहीं होंगे। तो आइए देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन 12वीं शताब्दी से संबंधित थे। अश्वघोष किसका समकालीन था, तो कनिष्क का समकालीन था। साथियों आपने पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, तो पतंजलि नहीं था। साथियों ये पतंजलि नहीं था। अश्वघोष था, बिल्कुल था। चरक भी था, चरक संहिता, नागार्जुन तो था ही, पतंजलि नहीं था। साथियों पुष्यमित्र शुंग का आप नाम सुने होंगे, इससे ये संबंधित था। अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर तथा चरक के चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंध, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पारणी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे। ठीक है, शुंग काल से इनका संबंध था। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो अश्वघोष तो था ही बिल्कुल। वसुमित्र भी था, पाशर अभी भी बताई हूँ। विशाख दत्त का संबंध नहीं है इससे। निम्नलिखित ही आपका हो जाएगा। मुद्रा राक्षस इसकी कृति है विशाख दत्त की, और इससे क्या पता चलता है, मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य शासन काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, रबतक अभिलेख में नहीं है, तो किसका नहीं है,
तो ये श्रावस्ती का नहीं है साथी, कौशाम्बी का है, चंपा का है, पाटलिपुत्र का है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुरकोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है और इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लेखित है, जो साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का नाम उल्लेख नहीं है। इनमें से किस आयो वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो देखो, इसमें चरक तो बिल्कुल किया था और जीवक भी किया था, ठीक है। तो चरक और जीवक और दोनों दे दिया है, तो दोनों को करेक्ट मानना पड़ेगा यूपीबीसीएस को। तो वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला, अभी पूछा जा सकता है कि तक्षशिला कहाँ था? वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में प्राचीन समय में गंधार राज्य की राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध हुई का कारण क्या है? उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा साम्राज्य दोनों ही सम्मिलित होते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, आपको पता ही है कि जो बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, खंड प्रदोद नामक व्यक्ति को उसने क्या किया था? इलाज, पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, तो जीवक को ही भेजा था बिंबिसार ने इलाज के लिए, ताकि उसका कृपा पात्र बन सके। जीवक जो था ये बिंबिसार से संबंधित था। कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी और डी दोनों होगा। यानी चरक भी था और जीवक भी यहाँ शिक्षा प्राप्त किया था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था और चरक क्या था? कनिष्क का। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किससे मिलती है साथियों? तो ये अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र जो शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था और इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की क्या किया था? स्थापना की थी। अयोध्या लेख ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो कण्व वंश ने किया था। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक राजा देवभूति था, ठीक है, अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों का ये शिकार हो जाएगा और उसी के द्वारा मार दिया जाएगा। तो जिस तरह से इन्होंने मौर्य वंश का नाश किया था, उसी तरह शुंग वंश का भी होता है। इनका अंतिम राजा वसुदेवभूति है और इनके जो अमात्य थे, मंत्री थे, उनका नाम था वासुदेव। उन्होंने षड्यंत्र करता है इनको मारने के लिए और षड्यंत्र में फंस जाते हैं, मारे जाते हैं। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से भी जाना जाता है। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था, ठीक है। शुंग वंश भी था ब्राह्मण वंश और कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है साथियों? तो ये पुरुष में कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ठीक है। ये बड़ा ही प्रतापी शासक था। सातवाहन नरेश था ये। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा कि उसने विभिन्न होते तुल्य वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना गया है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, आप याद रखना। और मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। कौन राज्य था? तो ये क्या था? सातवाहन राज्य था साथियों। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक या चित्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। तो कर्म याद जरूर रखना जो जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो मौर्य वंश का विनाश किया था किसने? शुंग वंश ने। शुंग वंश के बाद कण्व वंश के बाद याद रखना सातवाहन वंश। कभी कभी क्रम लगाने को भी आपसे पूछा जाता है। तो सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन, ठीक है। और उसके बाद किस चीनी जनरल ने किसको हराया था? तो पांचाऊ ने हराया था। किसने हराया था? पांचाऊ ने हराया था। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ अपने हान वंशी नरेश के आदेश पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ।
इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, फलतः रुष्ट कुषाण शासक ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कुषाण शासक असफल रहा। अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान बिम कडफिसेस के रूप में करते हैं। तथापि यदि कनिष्क का राज्य आरोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली थी? तो आपको पता ही है, देखो मौर्य वंश का तो था ही, आपको पता ही है। और दूसरा कुषाण वंश का भी था साथियों। तो देखो मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत थी। सैल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी और काबुल, कंधार सीधे सीधे क्या आते थे, काबुल, कंधार आदि इसके भाग थे। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमा उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। और इस आधार पर आपका क्वेश्चन दोनों करेक्ट होगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ऑप्शन दोनों सही होगा। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी साथियों कुषाण काल में ही बाल विवाह की प्रथा देखने को हमें मिलती है। ठीक है, देख लेते हैं। कुषाण काल जो प्रथम सदी ईस्वी का है, में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह, यानी यहाँ स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई है साथियों, जो कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सामान्य ठीक थी, और मतलब उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिलेगा। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति, क्योंकि वैदिक काल में स्त्रियां क्या कर, उनका भी क्या होता था, वेद अध्ययन करती थी, युद्ध में भी जाती थी और उनका काफी महत्व था। और बाल विवाह का तो कोई प्रथा था ही नहीं, मतलब जो लड़कियां होती थी उनकी शादी जो होती थी, मतलब मैच्योरिटी हासिल करने के बाद ही होती थी। तो उपनयन की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया था साथियों। तो यहाँ पर क्या बाल विवाह शुरू हो जाता है। और निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड, बिल्कुल है चित्रित धूसर मृदभांड। कुषाण में गंधार कला शैली है, सुमेलित है, सुमेलित बिल्कुल। तो हड़प्पा सभ्यता में चित्र नहीं, ये तो वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड था, तो ये तो गलत ही हो गया। और कुषाण में गंधार कला शैली बिल्कुल ही गंधार शैली। मुगल काल अजंता चित्रकारी, ये भी नहीं है। अजंता का चित्रकारी जो है गुप्त काल से संबंधित है और मराठा पहाड़ी चित्र शैली से इनका भी संबंध नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कुषाण, बिल्कुल ही सही है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास, गंधार शैली और मथुरा शैली, और आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना कि किसके शासन काल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ है। तो कनिष्क के शासन काल में। और कनिष्क किस वंश से था? तो कुषाण वंश से। भी पूछा जाएगा, अगर वंश पूछेगा तो कुषाण, शासक पूछेगा तो कनिष्क। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, देखो पूछ ही दिया गया कुषाणों के समय में, राइट। तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, बिल्कुल सही है। गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलवाए थे। सातवाहन स्वर्ण नहीं साथियों, सातवाहन ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। और कलचुरी जो है स्वर्ण भी चलाए थे, रजत एवं ताम्र तीनों ही था इनका संबंध। तो आइए देख लेते हैं सातवाहनों ने क्या क्या चलवाया था। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जबकि भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र सिक्के चलवाए थे। कुजुल कडफिसेस का नाम आपको बताई थी। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कल्चुरी शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, इन्होंने चांदी के जरूर चलवाए थे साथियों, तांबा के भी चलवाए थे, शीशे के सिक्के जारी किए थे। याद रखना चांदी, तांबा तथा शीशे, शीशे शीशे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शीशे याद रखना। चांदी तांबे तो याद रहेगा, शीशे नो गोल्ड, ठीक है। चांदी, तांबा तथा शीशे नो गोल्ड किसका है? तो ये है आपका सातवाहनों का, नो स्वर्ण, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही। सूची 1 तथा सूची को फिर से मिला देना है। गंधार कला, मिनांडर
गंधार कला कुषाण अभी अभी पढ़े, मथुरा कला और गंधार। जूनागढ़ आपको पता ही है, रुद्र दमन। तक्षशिला किसका है? पति। और मिलिंद पन्हो मिनांडर। ठीक है, इसको देख लीजिए। गंधार कला कुषाण है, जूनागढ़ रुद्र दमन, मिलिंद पन्हो मिनांडर है, तक्षशिला लेख पति। ठीक है, इससे आप मिला लीजिएगा। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि बामियान किस रीजन से संबंधित है, तो इसका डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए क्या था? प्रसिद्ध है। तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया है। ठीक है, जो कला तालिबान पता है फिर से वहां पर एक बार इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका है। ठीक है, जैसे ही अमेरिका द्वारा अपने फोर्सेस को वहां से हटाया गया, काफी सक्रिय हो चुके हैं ये, और फिर से तालिबानी फरमान के अनुसार क्या है? अफगानिस्तान चल रहा है। इसे भी याद रखना। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो गंधार कहते हैं। तो गंधार शैली में भारतीय कला शैली और ग्रीक शैली दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। ये पूछा जाएगा कि गंधार शैली से किन शासकों का संबंध है, तो शक भी याद रखना और कुषाण। इस काल का एक मिनट, तो देख लेते हैं। हाँ, भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक क्या है? शक और कुषाण दोनों थे। और इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध शैली भी, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, आपको पता ही है क्या है? तो भारतीय तथा किसका? यूनानी कला का है। अभी अभी क्वेश्चन आप पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा इसका। और निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो गंधार मूर्ति कला में हुआ है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया है, परंतु लाल पत्थर है मथुरा कला है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले यूनानी और शक, फिर पहले यूनानी आएंगे, फिर शक, फिर कुषाण। ठीक है, देखो पूछ दिया गया है क्रम, कभी कभी क्रम पूछ दिया जाता है, तो इसे याद रखना। पहले यूनानी आक्रमण, फिर शक आक्रमण, फिर कुषाण आक्रमण होगा साथियों। तो भारत में बाह्य आक्रमकों के कालों का सही कालक्रम निम्नलिखित प्रकार है। यूनानी 326 ईसा पूर्व में, सिकंदर महान शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, फिर कुषाण का आक्रमण होगा पहली शताब्दी ईस्वी में यह हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो ये डेरियस प्रथम था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था? डेरियस प्रथम, राइट? इसे आप याद रखना। डेरियस 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 ही प्रथम था ये। ठीक, तो डेरियस प्रथम था। तो क्या था ये? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम, इसका काल है 522 से 486 ईसा पूर्व, ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की और इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तथा पारसी पोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश क्या था साथियों? तो देखो सातवाहन था। ठीक है, ये तो पल्लव चालुक्य राष्ट्रकूट बाद में भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये सातवाहन था इनमें से सबसे पहले। सातवाहन, राइट? थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। सातवाहन
ये क्या था, सातवाहन है साथियों। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है और सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक था। पुराणों में हमको सिमुक नाम देखने को मिलता है। कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन भी माना जाता है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी 60 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो ये मत्स्य पुराण में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखना। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 29 राजाओं की मिलती है। 29 राजाओं की इसमें मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में थी साथियों, अमरावती में थी। तो ये सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश के आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। याद रखना, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान भी है, ठीक है, या पैठन, लेकिन आरंभिक राजधानी की अगर बात होगी तो अमरावती मानी जाती है, अमरावती, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, तो देखो प्रतिष्ठान भी दे दिया है, तो ठीक है, क्योंकि अमरावती यहाँ नहीं है तो अपने ऑप्शन के अनुसार हम सही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एकमात्र ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, तो गौतमी पुत्र शाही वर्ण व्यवस्था का बहुत ही क्या था, संरक्षक था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक, ठीक है, इसको मैच कर दीजिएगा। शुंग का संबंध किससे, सातवाहन की राजधानी पैठन है, कदम्ब का कहा है, चंदेल का महोबा है, ठीक है, और इसका पकड़ लीजिएगा, शुंग का पाटलिपुत्र हो जाएगा, कदम्ब का वनवासी हो जाएगा, ठीक। तो देख लेते हैं, शुंग का पाटलिपुत्र है, सातवाहन का पैठन है, कदम का वनवासी है, चंदेल का महोबा है, ठीक है, ऐसे मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राइट। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए, पहले सातवाहन वंश, फिर वाकाटक वंश, फिर आएगा चालुक्य वंश, ठीक है, ये चालुक्य वंश आएगा, तो इसके अनुसार हम मिला लेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना 3वीं शताब्दी ईस्वी में बिंदु शक्ति ने की थी, जबकि गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना 10वीं शताब्दी में मूल राज प्रथम ने की थी। अतः इन राजवंशों का क्रम इस प्रकार है, सातवाहन पहले, वाकाटक बाद में आएगा, फिर चालुक्य आएगा, इस प्रकार विकल्प डी सत्य हो जाएगा। कथन कारण देखा जाए, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था, बिल्कुल 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 हो गया था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं का अपनाया था, बिल्कुल ही अपनाया था साथियों। तो इसमें क्या हो जाएगा, तथा दोनों सही और आर्य का सही स्पष्टीकरण भी देखते हैं। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो आप ए पे जाओ। सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान थे, विद्या प्रेमी थे, विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। हाल नामक राजा का तो आपने नाम सुना ही होगा। उसकी रचना है गथा सती और ये प्राकृत भाषा में है। श्रृंगार तथा रस प्रधान की गीति काव्य है की रचना है। और हाल के दरबार में गुणाढ़, ये पूछा जाता है कभी कभी, गुणाढ़ रहता था तथा सर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी, यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। सर्ववर्मन ने कांतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ, अतः इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के हो सकते, बिल्कुल थे। गथा सत्य अगर आपको याद रहेगा हाल नामक शासक का, तो आप उसे पकड़ लोगे। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया था, बिल्कुल दिया गया था। लोक कला, लोक जीवन, लोक दर्शन, लोक संस्कृति, लोक व्यवहार से क्या थे, बहुत ही मतलब इनको लगाव था। तो ये दोनों ही सही जाएगा साथियों। और ये मतलब जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। और इस तरह से आप बी पे टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बी पे टिक करोगे
और ये बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है सातवाहन शासकों के शासन काल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक काल ने गथा सप्तशती नामक भाषा में श्रृंगार रस प्रधान, ये पूछा जा सकता है कभी कि जो गथा सप्तशती है इसका विषय वस्तु क्या है, तो श्रृंगार वर्णन से संबंधित है साथियों, तो इसे भी आप याद रखना है। किससे संबंध है इसका, तो श्रृंगार वर्णन से। नामक जो है रचना, ये श्रृंगार, इसका विषय वस्तु क्या है, श्रृंगार है, प्रेम प्रधान है, ये रचना है। सातवाहन काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, याद रखना। तो देख लेते हैं कि नासिक गौतमी पुत्र सातकर्णी बिल्कुल है, उसी से संबंधित है। हाथी गुफा खारवेल, ये भी सही है। भीतरी पुलकेशियन द्वितीय नहीं, भीतरी स्तंभ लेख तो जो है ये स्कंद गुप्त से संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया है और वही पूछा गया है कि सुमेलित ने। गिरनार का रुद्र दमन बिल्कुल ही सही है। और आ जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो सॉरी शतवाहन वंश की शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा में खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशियन द्वितीय का संबंध होल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में यानी कि प्रशंसा के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदमन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख गिरनार से प्राप्त हुआ है, गुजरात गिरनार से। वो शक संवत 72-150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। और यह प्रशस्ति जो है यहाँ 72 ऐसे दिया हुआ है शक संवत, ठीक है। और ईस्वी में जब करोगे तो मैं वही बताई हूँ आपसे कि इसमें 78 ऐड कर दोगे तो ईस्वी में आ जाएगा। तो देखो आ गया, इसमें 78 कर देने से यह प्रशस्ति के रूप में है। और इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतियों का क्या हुआ है, विवरण प्राप्त होता है। एक चीज और बता दूं, जब भी संवत निकालना होगा, वर्तमान संवत जो चल रहा है उसमें से वर्तमान जो ईयर चल रहा है 2023, उसमें 78 माइनस करना है बार बार। विक्रम संवत में 57 जोड़ना है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, तो ये इक्ष्वाकु को कहा गया है। किसको, इक्ष्वाकु को कहा गया है, से आप याद रखना। एक मिनट ये हो जाएगा इक्ष्वाकु। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रभृत, आंध्रों का नौकर कहा गया है। ठीक है, पहले वे सतवाहनों के सामंत भी पूछा जा सकता है। आंध्रभृत किसे कहा गया है, तो इक्ष्वाकु सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। ठीक है, देख लेते हैं इसको। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो क्या दिया हुआ है इसका आंसर, ये सही है परंतु आर गलत है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जल मार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी भी कुषाण शासकों के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है, ये गलत है। हाँ, व्यापार जरूर करते थे इन क्षेत्रों से, ये सही है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको पता ही हाथी गुफा अभिलेख से ये हो चुका है। कलिंग का ये चेदी वंश का शासक था। ठीक है, तो कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा जो प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एक मात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म पूछा जा सकता है। जो खारवेल है, जो चेदी नरेश जो खारवेल है, उसका किस धर्म के प्रति झुकाव था,
तो ये जैन धर्म के प्रति विशेष अनुराग रखता था। याद रखना, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, पूछ लिया गया है। खारवेल और चेदी वंश से इसका क्या था, संबंध था, चेदी वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से, तो चेदी वंश से था साथियों, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। आइए इधर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो वही खारवेल था। दशरथ का तो बौद्ध आपको पता ही है, ये बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ वंश से संबंधित विष्क था, इसका भी बौद्ध धर्म से संबंध था, तो ये खारवेल हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था, तो आपको पता ही है, महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रक्त भोजक वंश से। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दे रहा है, तो ये चेदी वंश से संबंधित था साथियों। और तथा ये कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन का नाम व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। तो वही पूछ रहा है कि खारवेल का संबंध तो चेदी तो था ही, लेकिन बाद में महामेघवाहन वंश के रूप में भी यह वंश जाने लगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन के थ्रू आप इसमें से मतलब दोनों वंश आ जा रहा है, तो बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो इनमें से एक से अधिक तीसरा यहाँ पर आपको ई जाना पड़ेगा। हंथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, तो खारवेल। तमाम क्वेश्चन खारवेल से हुआ है, तो हर तरह से आप तैयार रहिएगा। और ये उदयगिरी की पहाड़ी, ये भी पूछा जा सकता है कभी, तो हाँ, उदयगिरी की पहाड़ी। हंथी गुफा से शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, मतलब जीवन दर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का विवरण, कितना 13 राजा जब हो गए उसके बाद के 13 वर्ष की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है, ठीक है, एकमात्र स्रोत है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था साथियों, तो विधि के क्षेत्र में था, विधि था, लॉ। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन उसके न्याय संबंधी सुधारों से रोमन कानून के संपूर्ण शोधन के लिए ये उत्तरदायी था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी किसने लिखी थी साथियों, ये तो अज्ञात व्यक्ति ने लिखा ही है, तो पेरिप्लस में से कोई नहीं हो जाएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक ग्रंथ पुस्तक है, यह रोमन मिस्र बंदरगाह से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध विषय वस्तु क्या है, तो नेविगेशन है और व्यापार के अवसरों को वर्णन करता है। इसे लगभग 60 की अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा, जिसका कोई नाम पता नहीं चला है, तो अनाम नाविक ने लिखा है। इसने भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी का विषय वस्तु क्या है साथियों, तो इसका विषय वस्तु नेविगेशन और व्यापार और अज्ञात कोई एक अनाम नाविक ने लिखा है, याद रखना। तो यहाँ तक मैंने आपको मौर्योत्तर काल घटना चक्र में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं करा दी हूँ, और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तब तक आप क्या करें, इसे पढ़ते रहे, बार बार रिवाइज करें। मिलती हूँ फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप अपने तैयारी है उसको बहुत ही जिले नेक्स्ट के साथ करें। और मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि मेरा नया चैनल है, आपकी सपोर्ट को बहुत बहुत ज्यादा मुझे क्या है, जरूरत है। हैव अ नाइस डे, गुड लक।